वॉइस ऑडिबल? वॉइस ऑडिबल है सबको प्रॉपर? ठीक है। सो सभी लोग ऑलमोस्ट सारी चीजें जान चुके होंगे। एंड पहले टॉपिक के बारे में मैंने कल एक आप लोगों को लाइमलाइट देकर गया था। बेसिकली एक एचआर होता क्या है, फुल फॉर्म नहीं, उसके बारे में आप लोग क्या जानते हो। मतलब एक आप लोगों से चीज अगर आपको बोला जाए कि यू हैव टू एक्सप्लेन एचआर इन 10 डिफरेंट मोड, क्या उनकी 10 अलग अलग चीजें होती है जिस पर आप उनको बताना चाहोगे? या फर्स्ट मैंने कल एक चीज बता दी थी आप लोगों को। बेटा माइक ओपन है, सब लोग बोल सकते हो, माइक ओपन है एकदम। महिमा यू कैन स्पीक। So HR is a person, or we can say employee, who works for an organization. If we understand basically who is an HR, so he is a person who works for an organization. So accordingly, what I understand, his basic roles are to recruit candidates, to हम्म maintain discipline, हम्म update policies, whichever हम्म policies are needed for the organization. Problem solving is one of the main role to हम्म ensure maximum employee productivity हम्म। and employees benefit management. ओके ठीक है, एग्जिट प्लान तक होता है। अब जैसे आपने एक चीज बताई है, क्या जो कंपनी के एक टॉप अथॉरिटी होती है और जो एक एम्प्लॉय होता है, उसके बीच की जो सिस्टम होता है वो एचआर होता है, उसको क्या बोलोगे? बेसिकली क्या बोलना है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कॉन्टेक्ट समझ सकते हो? कॉन्टेक्ट कुछ माइंड में आ रहा हो किसी के? श्वेता, कुछ अभिनव, अनुभव, प्रशांत, बाकी लोग कुछ बोलो अपनी तरफ से। बेटा ईशिता, ईशिका। गुड इवनिंग सर। सर जो इन दोनों लोगों को कनेक्ट करेगा वो एचआर होगा। मैनेजमेंट को और एम्प्लॉयज को जो एक दूसरे से कनेक्टेड रखेगा वो एचआर का वर्क रहता है। ठीक है, तो मतलब हमारा ये हुआ, नोट करो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एचआर कंपनी में एज अ ब्रिज काम करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। क्लियर है पहला पॉइंट? सभी को, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी से समझ आता है कि कंपनी की जो भी ऑपरेशंस होते हैं, कंपनी का जो भी चीज होता है, वर्किंग स्टाइल होता है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्लेयर होता है या उसकी बैकबोन, मतलब अगर कंपनी में देखोगे आप पूरे के पूरे, अगर एचआर को हटा दो, सिस्टम से ही निकाल दो, ठीक है, तो वो कंपनी नहीं रन हो सकती, कंपनी के चीजें टाइम पर नहीं हो पाएंगी, कंपनी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 10-5 मिस्टेक करेगी या होगा ही, काम में एरर जरूर आएगा। तो सिंपल सा समझ में नोटिंग एक होगी कि हमारा जो एचआर होगा, ठीक है, वो बेसिकली क्या कहते हैं, बैकबोन है। एचआर को अगर हम माने पूरी कंपनी के, वो हमारी कंपनी का बैकबोन होगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. हाँ, यहाँ से यस दो सर। चीजें हाँ, ये दो चीजों पर हम लोग आ गए। अब पहले पहले अब लोग बोलते थे, मैं देखो एक प्रॉपर मैं बोल दूं, मैं मैकेनिकल की बैकग्राउंड से मेरी एजुकेशन है, तो मैं इतना एचआर के बारे में जो मुझे, मैंने जो फील किया है, जो मैंने सीखा है, और मैंने जो भी कई लोगों को अदर अदर ऑर्गेनाइजेशन से मैंने जो अपने रिसर्चिंग की है, अपने चीजों को देखा है, मुझे यही लगता है कि अगर एचआर कंपनी का ना हो ना, कंपनी में ना हायरिंग हो सकती है, ना वो बंदा सीख सकता है कुछ, ना वो जो बंदों के आते हैं 10-15 लोग, उनसे कैसे आउटपुट निकलवाना है वो भी एचआर का काम है। उसके बाद उनको किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, ठीक है, कि किसकी क्या रोल्स होंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, टाइम पर सैलरी जाना, अलग अलग डिपार्टमेंट।
अब एचआर, सबसे पहले जब एचआर का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या क्लिक करता है सभी लोगों के? एक वर्ड बताइए, सबके माइंड में एक ही वर्ड क्लिक करता होगा, क्या है वो वर्ड? Sir, interviewer, the person who takes the interview. जो पर्सन इंटरव्यू लेता है सिर्फ वो एचआर होता है, ठीक है। कभी सुना है एचआर एनालिस्ट की प्रोफाइल भी होती है? कभी सुना है? Yes, sir. तो एचआर एनालिस्ट होता क्या चीज है बेसिकली, अब इसको समझ लो। द पर्सन हु एनालाइजेस द थिंग, कि हमारी कंपनी में मानो ईशिता है, महिमा है, फलक है, उजमा, मतलब प्रशांत, ईशिका, जो भी है, जो भी 5-6 लोग हैं, 10 लोगों की टीम है, उसमें से उसने देखा कि ये 4 लोग जो हैं, टॉप के 4 लोग जो है कंपनी में, वो 4 ABCD कोई भी हो, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी 6 लोग खराब काम कर रहे हैं। ओके, उसने ये एनालाइज करके निकाला। अब उसको ये करना है कि मुझे टीम ऐसी डिवाइड करनी है, 2-3 के फॉर्मूले में मुझे टीम को डिवाइड करना है। जो 3 लोग खराब काम कर रहे हैं उनमें से एक और या 2 बंदे और अच्छे निकलने लगे, ठीक है। इस पर जो एचआर होता है वो फोकस करता है, जो एचआर एनालिस्ट होता है वो फोकस करता है कि मुझे जो 2 लोग और हैं उस यूनिट में, ओके, जो खराब काम कर रहे, नहीं सही कर पा रहे, उनसे कैसे उनका बेस्ट निकलवाना है। वो इसको करता क्या है कि ग्रूम करवाता है, जो उनके साथी होते हैं उन्हीं से वो उनको ग्रूम करवा लेता है। ओके, इस तरीके से जो पैटर्न बनता है, ठीक है, पैटर्न जो बनता है, पैटर्न जो बनता है उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एनालिस्ट उस पर ही वर्क करते हैं। एनालिस्ट कुछ भी नहीं होते, वो सिंपल डेटा, माइक्रो लेवल के डेटा पर काम करते हैं डे टू डे। मानो ईशिता को हमने आज 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ईशिता ने 7 आज काम किया। ईशिका को 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ईशिका को, ठीक है, उसने 8 काम किया है, ठीक है। अब हम ये ट्रेंड देखते हैं एक हफ्ते का, वीक 1। अब वीक 1 में उसको समअप किया जाता है कि ये चीजें हुई, यहाँ यहाँ लैकिंग पॉइंट है, ये इसके गुड गुड पॉइंट है, ठीक है। जो एनालिस्ट होता है वो बताता है कि इस लैकिंग पॉइंट को कैसे कवर अप किया जा सकता है। जो मैनेजर होता है वो कमांड देता है एचआर को कि इस चीज को करवाना है हमें, ठीक है। फिर ईशिता और ईशिका पर तब उस पर आगे वर्किंग होती है। तो क्लियरिटी मिल रही है कुछ? मैं एचआर को क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को बिगर कॉन्टेक्स्ट में, कुछ क्लियर हो रहा रोल? Yes, sir. हाँ बताओ क्या क्लियर हुआ इतना जो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिल रही है इससे? अरे कोई ओपन करके माइक बोलो बेटा। प्रशांत? Sir, HR works as सर, the backbone and he is responsible for the hiring and management of the employees. He is also responsible for the payroll management and HR analyst. It works at the micro level and for the clarity of the employee's role and he also motivates the employee. मोटिवेशन तो वो तो पूरी कंपनी में एचआर ही देता है, ये तो सीधी सीधी मतलब क्रिस्टल एंड क्लियर थिंग है। अब आप लोगों को मतलब एक डायनेमिक्स में पता चल गया कि हमारे एचआर का करना क्या होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग आते हैं हम लोग कि रोल, रोल में पता चला ये पॉइंट, बट अब थोड़ा इसको ब्रॉडर लेवल में देखें, ठीक है। ब्रॉडर लेवल जब इसको ओपन करते हैं तो एक एम्प्लॉय की लाइफ साइकिल, एम्प्लॉय की जो लाइफ साइकिल होती है एचआर की, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग जब स्टार्ट करता है लाइफ तो एक छोटा बच्चा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे चाइल्डहुड, उसके बाद ग्रो यंग होता है, धीरे धीरे बुढ़ापा खत्म हो जाता है। उसी तरीके से एचआर का सबसे पहले उसको हायरिंग करनी होती है। तो हायरिंग स्टार्ट कैसे होती है? वो सीधे उठाएगा, 10 लोगों का रिज्यूमे उठा लेगा और हायरिंग करने लगेगा, ये नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपनी होती है, कंपनी को लगता है कि मुझे 5 बंदों की डिमांड है, ठीक है। किस चीज में डिमांड है?
मुझे 2 बंदे डिजिटल मार्केटिंग में चाहिए, 3 बंदे मुझे फिजिकली मार्केट में घूमने वाले चाहिए। ओके, ये हमें पता चला कि हमें कितने लोग चाहिए, पहले ये पता चलता है। फिर हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि भाई साहब हम लोगों को 5 लोगों की जरूरत है, आपका बजट क्या होगा इन 5 लोगों के लिए। ठीक, फिर बजट पास होता है, वहां से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बताता है कि इतना पे हम लोग दे सकते हैं और उसके बदले हमको इतना आउटपुट अगर मिल रहा है तब हम इतना दे पाएंगे, एक्सपेक्टेड होता है कि इतने पर इतना मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कंपनी फिर क्या करती है, जब बजट पास होता है फिर एचआर टीम, मतलब वो जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भेजता है सीईओ को, सीईओ भेजता है डाउन लेग में अपने भेजता है, जो कि ऑपरेशनल ऑफिसर के पास जाता है और मैनेजिंग ऑफिसर के पास जाता है। वो फिर मैनेजर और एचआर हेड मिलके तैयार करते हैं रोड मैप कि हमें हायरिंग कैसे करनी है। अब हायरिंग होती कैसे है, हायरिंग करने के 2 तरीके हैं, एक ऑन कैंपस हायरिंग होती है, एक ऑफ कैंपस हायरिंग होती है। तो ऑन कैंपस हायरिंग डायरेक्टली होती क्या है कि जोनल्स, अलग अलग जोनल्स बढ़ते हैं इंडिया में। ठीक है, उन जोनल्स में मान लो नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, सेंट्रल है। ठीक है, 4 से 5 जोन हमारे बांटे जाते हैं, जिसमें हमारे सारे स्टेट, सारे यूनियन टेरिटरीज को डिवाइड किया जाता है। उसके बाद रखा जाता है कि हमको कितने % लोगों को, ठीक है, कहाँ से पिकअप करेंगे। ठीक है, मान लो हमें, हमारा प्लान था कि हमें कुछ 10% हम करेंगे साउथ से, 10% हम लोग हर जगह से करेंगे, या जो भी हमारा रेशियो, वो रेशियो कंपनी डिसाइड करती है। उस रेशियो के बाद अगला डिसीजन होता है कि कितने % मेल एम्प्लॉय होंगे, कितने % फीमेल एम्प्लॉय होंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लासिफिकेशन की जाती है कि हमें हायरिंग जो करनी है वो किस जगह से करनी है, कितने % में करनी है और कैसे करनी है। ठीक है, ये सब हमारा क्लियर होता है ऑन कैंपस। अब एक यूनिट होती है जो ऑन कैंपस हायरिंग को देखती है। आप लोग सुने होंगे टैलेंट एक्विजिशन की प्रोफाइल, सुने होंगे, एनीवन लिसन, कोई सुना है नाम इसका? बच्चा पार्टी, हेलो, टैलेंट एक्विजिशन की प्रोफाइल के बारे में सुने हो? एनीवन, यस या नो बोलो, सुना है या नहीं सुना है? No, No, sir. sir. नहीं सुना है। टैलेंट एक्विजिशन जो प्रोफाइल होती है, बेसिकली ये प्रोफाइल वो होती है जो ऑन कैंपस हायरिंग्स को देखती है, जो उनको कंडक्ट कराती है। आप लोग अभी लिंक्डइन पे नहीं हो, मैं अभी आप लोगों को वो सारी चीजें दिखाऊंगा कैसे किया जाता है, कौन करता है ऑन कैंपस को, कौन करता है ऑफ कैंपस को। ओके, कंडक्ट। तो जो ऑन कैंपस बंदा जाता है, ओके, वो बंदा टेक्निकली नहीं, वो बंदा उस मोमेंट पर भी स्किल्ड होता है। वो हायरिंग करते वक्त, कब इंटरव्यू देने बैठे हो, कभी भी, एनीवन गॉट अ चांस, कोई फेस किया इंटरव्यू लाइव? हाँ महिमा, बताओ क्या हुआ था अगर पूछा जाए तो आपसे। So once I applied for job, online ही हम्म, करा था अप्लाई। So हम्म, एक इंटरव्यू ने मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू, फोन इंटरव्यू होता है, उससे लिया था। So हम्म, first of all he asked why you have joined, what's the हम्म, need, you हम्म, are still studying, तो क्या जरूरत पड़ गई। उसके बाद मेरा पूरा इंट्रोडक्शन उसने पूछा, स्किल्स हम्म, पूछी, किस चीज हम्म, में ज्यादा तुम्हारा यू नो कहते हैं उसको कि किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, ये सब चीजें पूछी। उसके बाद ही आस्क्ड समथिंग रिलेटेड टू द जॉब क्वेश्चन, जैसे हम्म, कि मैंने एचआर के लिए अप्लाई किया था, दैट ओनली आई हम्म, टोल्ड यू कि बस एक्सपीरियंस नहीं था तो नोबडी वाज हायरिंग। तो हम्म, उन्होंने बोला कि एचआर क्यों बनना है, हम्म, तो देन आई स्टक्ड वहीं पे। ही ओके, सेड ओके, यू नीड टू रीड मोर ठीक, अबाउट द टॉपिक। चलो, आज आज मैं अपने पहले इंटरव्यू के एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैं मतलब गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर का पहला इंटरव्यू था मेरा। 6 लाख या 8 लाख का था पैकेज, फाइनल राउंड था।
मतलब ऑलमोस्ट आई वाज मतलब मैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हेड था अपने प्लेसमेंट सेल का। तो मॉर्निंग में उनको पिक भी किया था, उस एचआर को पिक करके लेकर आना अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में, उसके बाद पूरे दिन उनके साथ हायरिंग के प्रोसेस को कराना। आई वो मतलब सारे दोस्तों को ये था कि विपुल का तो हो जाएगा। ओके, ही स्टार्टेड द इंटरव्यू। ओके, मैंने हर एक आंसर दिया उनको, आई गेव ऑल आंसर। आफ्टर दैट मुझे लगा हो जाएगा। बस मुझसे एक मिस्टेक हुई ड्यूरिंग द इंटरव्यू। मैं उनकी आंखों में ना देखकर मैं उनके ऊपर जो क्या कहते हैं वॉल थी, मैं उस पर अपना मतलब ध्यान दे रहा था। मैं मतलब अपने आप को उनके आंख से आंख मिला के आंसर ना करके मैं डायरेक्ट वॉल को देखते हुए कॉन्फिडेंट में अपने आंसर्स दिया। इंटरव्यू खत्म होता है। तुषार सक्सेना नाम है, लिंक्डइन पे जा सकते हो, हाइक एजुकेशन में है वो, एंड बरेली के रहने वाले, बरेली यूनिवर्सिटी से पास आउट है। उन्होंने इंटरव्यू खत्म हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर करने के पहले उन्होंने बोला विपुल सॉरी मैं तुम्हें हायर नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने उस समय उनसे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ओके। मेरे माइंड में सिर्फ यही था कि सर ने मुझे मना क्यों किया, मतलब होता ना कि क्यों। फिर मैं उनको ड्रॉप करने के लिए लेकर जा रहा था, दूसरे दिन एलपीयू की प्लेसमेंट ड्राइव लगी हुई थी। तो उनको लेकर जाते वक्त मैंने पूछा सर आप मुझे बताओगे कि व्हाट वाज द लैकिंग पॉइंट। उन्होंने सिर्फ यही मुझे लैकिंग पॉइंट बताया कि तुम्हारे सारी चीजें ठीक थी, बस तुमने एक चीज गलत की थी कि तुम आंखों में आंखें डाल के आंसर देना चाहिए था। तुमने आंसर दिया सही, बट तुमने वॉल को देख कर दिया, मुझे नहीं दिया। तो यहाँ से क्या मतलब एक फिजिकल इंटरव्यू का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उसके साथ ही साथ मैं डिफरेंट इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, अपने दोस्तों को फेस करते हुए देखा है। तो जो इंटरव्यूअर होता है वो कुछ नहीं देखता है। मैं लगभग कोग्निजेंट का 50 मिनट का इंटरव्यू था। ही वॉज ही यूज टू चेक माई कॉन्फिडेंस। ओके, कोई भी बंदा हायरिंग करते वक्त आप अगर एचआर बनने के लिए सोचे हो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड चेक द कॉन्फिडेंस ऑफ द गाय यू आर गोइंग टू हायर इट। ओके, आपको उसके कॉन्फिडेंस के साथ खिलवाड़ करना है, सिंपल सी बात है। आप अगर उसके कॉन्फिडेंस को रात के 3 बजे भी हिला सकते हो ना, तो आप उस बंदे को ना हायर मत करना। अगर वो बंदा अपने कॉन्फिडेंट नहीं है, भाई मैं गलती बोल रहा हूँ, आई शुड स्टक ऑन दैट वर्ड्स, मैं उस वर्ड से चेंज ना हूँ। ओके, हायरिंग का सबसे बेसिक क्राइटेरिया यही होता है कि आप हायर करते वक्त उस सामने वाले कैंडिडेट की कॉन्फिडेंस से खेलोगे। ठीक है, क्वेश्चन स्किल से बाद में आता है, स्किल से खेलना है वो तो हमारा काम होता है, वो हम लोग बाद में खेलते हैं। बट सबसे पहले उसकी कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है कि कितना देर वो टिक सकता है। ओके, अगर बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है, 2 लाइन के बाद वो कट ऑफ कर जाएगा। ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंस से चेक करो। पहला चीज आपको पता चला कि हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि हम हायरिंग को करेंगे। अब उसमें होता है कई स्टेप में होता है, ये सारी चीजें अगले जो हमारा मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल नंबर 2, उसमें कवर करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है हमारा ऑनबोर्डिंग। व्हाट इज दिस ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। आप लोगों के कॉलेज में कभी मतलब यूनिवर्सिटी आप लोगों ने ज्वाइन किया था, कुछ इंडक्शन प्रोग्राम या इस तरीके का कुछ हुआ था, 7 दिन का, 7-8 दिन का स्टार्टिंग में कुछ हुआ था बीकॉम या जब कॉलेज लाइफ स्टार्ट करते टाइम। हाँ बताओ बताओ बेटा, हुआ है महिमा, हाँ। हुआ है बेटा। No, sir. No, sir. सर ओरिएंटेशन सेशन हुआ था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, एक दिन हुआ था वो सेमिनार सर ने वो हॉल में अरेंज किया था। सिर्फ ओरिएंटेशन एक दिन का। हम्म। फिर तो तब आप लोग को ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को भी समझाना पड़ेगा। जो एसआईपी होती है, एक स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम,
इसको पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे तरीके से करवाती है। इंडिया की सबसे इस प्रोग्राम को लेकर लगभग ये 15 दिन का प्रोग्राम होता है, 15 क्या 21 दिन का, हाँ SIP बोलते हैं इसको। इसको 15 से 21 दिनों तक हम, हाँ स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, इसको 15 से 21 दिन तक किया जाता है, जिसमें हर एक कंपनी को या हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी को इट इज द फॉर्मल प्रोसेस जो फॉलो करना होता है। MCA रजिस्टर्ड सारी फर्म्स को, सारे जो भी UGC या AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं, उनको मिनिमम 7 डेज या 15 या 21 डेज की SIP कंडक्ट करनी होती है। इसमें होता क्या है, बेसिकली बच्चों को एक वर्कशॉप होती है जिसमें 7 दिन उनको, मतलब 7 दिन उनको सिर्फ यही बताया जाता है। आप लोग सुने होंगे एक काफी मतलब होता है ना कि पार्शियलिटी क्या होती है, इस तरीके की, मतलब कंपनी उसमें बताती है कि किस तरीके से आप लोगों को कंपनी में वर्क करना है। अब मैं स्टूडेंट का पहले बताऊंगा फिर कंपनी का समझाऊंगा, ठीक है। स्टूडेंट में होता क्या है कि बच्चा जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है तो वो एक स्कूल लाइफ से निकलकर कॉलेज लाइफ में एंटर कर रहा होता है। तो वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है उसको चेंज किया जाता है, ठीक है। उसको ये बिलीव किया कराया जाता है कि भाई साहब अब यहाँ पर आपके आने वाले 3 साल या 4 साल आपको या तो बिल्ड करना है या तो आपको बर्बाद करना है, ये आपकी कॉल है, ठीक है। आपको कंपटीशन कैसे हेल्थी करना है। अब लोग कंपटीशन करते कैसे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आज एक नया कॉन्सेप्ट सुनोगे सब लोग। दे डू लाइक कि हम, ईशिता पढ़ रही है, अगर महिमा उससे पूछती है कि यार क्या कर रहे हो, ईशिता के नहीं मैं तो सो रही थी, बोल दे, ठीक है। चलो मान लो महिमा फेल हो जाती है, उससे क्या बेनिफिट होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर ईशिता के अगर ईशिता महिमा को भी पढ़ाती, सपोर्ट करती, ईशिता का नंबर अगर 100 आता और महिमा का नंबर 90 आता तो वो कंपटीशन हेल्थी होता। ये सारी चीजें जो होती हैं एक इंडक्शन प्रोग्राम में सिखाया जाता है कि आपको एक टीम के तरीके, एक ग्रुप को लेकर चलना है, किस तरीके से चलना है, ये सारी चीजें हमारी बताई जाती है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में या SIP जो होता है इसमें सिखाया जाता है, ठीक है। अब उसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में मिलाया जाता है कि किस, अगर आप किसी प्रॉब्लम में आ तो फॉर द एग्जांपल मानो कि आप छुट्टी लिए हो और छुट्टी आपकी अप्रूव नहीं हुई है और आपकी सैलरी कट गई, ठीक है। तो आप उसके लिए अपील तो कर सकोगे कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम हो गई, अब हम क्या करें, ओके। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो होती है वो हमारी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में समझाया जाता है, ओके। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसको कोई बता सकता है व्हाट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एनीवन आइडिया? So in training, we give the knowledge of a particular skill to the person, but in development, we do the overall development of that employee. ओके सुनो, अब जो बंदा होता है या जो HR टीम होती है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस होता है कि जब हमारे कंपनी में कोई कैंडिडेट ज्वाइन करे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको उस चीजों के बारे में एक मतलब बेसिक नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। इसी वजह से फ्रेशर जो होते हैं वो क्या कहते हैं, बाहर कर दिए जाते हैं, वो नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, ठीक है। अब जिनको बेसिक क्लियर होता है उनको ज्वाइनिंग करने का मौका मिलता है। उनके साथ कंपनी क्या करती है, मे बी इट कैन बी 15 days, 30 days, 45 days और 90 days या 180 days, इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करती है जिसमें वो अलग अलग तरीके का पैटर्न सेट किया जाता है कि फर्स्ट टीयर जो क्लियर करेगा, ठीक है, मतलब उसको ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद उसको 2-4 टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अगर वो बंदा क्लियर करता है लेवल 1, ठीक है, तो उसको लेवल 2 में डाला जाता है। कोग्निजेंट की मैं बता रहा हूँ, कोग्निजेंट में लगभग 6 महीने में 3 लेवल पार करना होता था, ठीक है।
उस पर हर एक लेवल को पार करने के बाद जो स्टाइपेंड होती थी वो लगभग हम लोगों को पहला 10 था, फिर 15 था, फिर 20 था। ये स्टाइपेंड का स्ट्रक्चर था, उसमें 6 मंथ के अंदर मिलना होता था। तो बंदे को पहले ये पता रहता था कि भाई मैं अगर क्लियर करूंगा, नहीं करूंगा तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा, मुझे पता है, ठीक है। 3 महीने के बाद, मतलब जब तीनों स्टेप कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद वापस से एक मेरा इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसमें डेवलप कर दिया जाता। अब आप नहीं कह सकते हो कि मैं फ्रेशर हूं, मुझे कुछ नहीं पता है। डन। तो इस तरीके से एचआर जो होते हैं वो उन लोगों की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करती है कंपनी, ठीक है। खर्चा करने से क्या होता है कि भाई हम उन पर 10 रुपए लगा रहे हैं, तो हमें ये पता है आने वाले टाइम में हमको 100 रुपए का बिजनेस यहाँ से मिलना है, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है बहुत ज्यादा। हर 6 महीने के बाद या 1 साल के अंदर हर एक बंदे को अपनी स्किल में कुछ ना कुछ ऐड करना होता है। जैसे कि कंपनी अलग अलग एक्सेस दे देती है। अभी मेरा एक दोस्त है, एयरबस में है, ओके। तो अभी उसको फ्रांस जाना है, तो उसको अभी ट्रेनिंग अंडर को करने के लिए दिल्ली भेज दिया गया। बैंगलोर में था, बट उसको कंपनी ने भेजा है दिल्ली में कि आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके विद इन 21 डेज आपको रिटर्न होना है। तो वो 1 साल कंप्लीट हो रहा था, और 1 साल कंप्लीट होते होते उसको बता दिया गया आपको इस स्किल को ऐड करना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब तक आप कंपनी में हो, ये नहीं कि पहली बार ज्वाइन किए तो 3 महीने की हमारी ट्रेनिंग हो गई, 6 महीने की ट्रेनिंग हो गई, वो नहीं है। आपको हर एक मतलब ट्रांजिशन को झेलना पड़ेगा, नई स्किल को ऐड करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, अपनी फॉल्ट लाइंस को हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब मानो कि भाई एचआर के अंडर 10-15 लोग हैं, कैसे उसको मैनेज करना है, मैंने उसका एग्जांपल एचआर एनालिस्ट से दे दिया है। एम्प्लॉय रिलेशन। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है हर कंपनी में, रिलेशन नहीं अच्छे रहते हैं भैया। बॉस अलग दिशा में घूम रहे हैं, मैनेजर अलग घूम रहे हैं, एचआर जो है वो अलग घूम रहे हैं, टीम वाले अलग कर रहे हैं कुछ। तो भाई साहब, आपकी जो एक यूनिट है, उस यूनिट को कैसे एक जगह लेकर आना है, उस पर फोकस होना चाहिए। तो हमारे वहां जब मैं ड्योरा वायर्स में वर्क करता था, तो कंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो सबसे ज्यादा कंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इंडिया में लगभग 10,000 टन का पर डे का उनका प्रोडक्शन का उनका टारगेट था वहां पर। तो वहां पर टारगेट हमेशा मिस होता था। तो एमडी ने कहा कि क्या दिक्कत क्या है। तो मैं स्टार्टिंग था अभी मेरा वहां पर, बहुत स्टार्टिंग फेज था, तो मैंने उस चीज को अडॉप्ट किया। तो मैंने देखा कि यार जो ये वर्कर है, ठीक है, ये प्रोडक्शन मैनेजर को बताते नहीं कि मशीन में ये दिक्कत है, ओके। जो उनका सुपरवाइजर होता था वो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं चेक करता था। तो भाई साहब, किसी के बीच में क्या कहते हैं इंटर रिलेशन अच्छे नहीं है, इस वजह से प्रोडक्शन को हमेशा डैमेज होता था। बेसिकली अब मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, एक फॉर्मूला है। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इज डायरेक्टली proportional to employee relation. Employee relation is directly proportional to employee offboarding. Okay, जितनी अच्छी ऑनबोर्डिंग होगी किसी बंदे की, ओके, उतनी ही अच्छी उस बंदे की उसके साथ रिलेशंस होंगे बाकी लोगों के साथ। अगर ये दोनों चीजें नहीं सही रहती हैं, तो जो हमारा बंदा होगा वो बहुत जल्दी भागेगा या निकालना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया है, नोट कर लो। पूरे पूरे 12 सेशन में इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। नोट कर लेना, नोट कर लो सभी लोग इस फॉर्मूले को। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लॉय रिलेशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लॉय ऑफबोर्डिंग। ठीक है, नोटेड? नोट हो गया ये फॉर्मूला? नोट करो हर्षित। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का क्या कहते हैं,
onboarding process is directly proportional, ठीक है, एम्प्लॉय रिलेशन, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो एम्प्लॉय ऑफ बोर्डिंग के। हो गया नोट सभी का? Yes, sir. तो इस फॉर्मूले से क्या सब लोग समझ पा रहे हो? मतलब अभी जो सिर्फ एक एचआर के बारे में मैंने इतना देर से बता रहा हूँ, सिर्फ ये सारे वर्ड को बता रहा हूँ, क्या समझ आया आप लोगों को? बताओ, इतना देर बता दिया, अब तो एक मतलब अच्छे से एक पैराग्राफ बता दो कुछ तो, सभी लोग एक एक लाइन। नहीं आया समझ में? Sir, basically, HR is a department within a business that is responsible for all the process such as recruiting, selecting, onboarding, hiring, training and development. And also it is responsible for paying the employees, and also its play as a bridges between management and employees. ठीक है, चलो। अब आप लोगों ने कुछ लॉज वगैरह पढ़े हैं, वर्कफोर्स मतलब आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, कंपनी लॉ आप लोग पढ़े हो, याद है? अरे भाई भाग क्यों रहे हो? कंपनी लॉ पढ़े हो? हाँ ना, जवाब दे दो। पढ़े हो तो बताओ, नहीं पढ़े तो वो भी बता दो। अरे पढ़े हो? यस नो? हाँ, निजाम बताओ बेटा, क्या है बेसिकली कंपनी लॉ? कंपनी लॉ में ये होता क्या चीज है? जो रेगुलेशंस होते हैं, किस तरीके के रेगुलेशंस इंप्लीमेंट होते हैं? चलो, इंडियन लॉ क्या कहता है कि आप किसी भी बंदे से, ठीक है, काम करवाते हो, ओके, काम करवाते हो, 8 घंटे अगर वो आपकी कंपनी को डिवोट कर रहा है, मिनिमम आपको उसके लिए एक फिक्स क्राइटेरिया होगा, 500 पे करें। डन? अगर आपने किसी से उसकी सर्विसेज एक्वायर की हैं, यू मस्ट पे 500 टू दैट रिस्पेक्टेड कैंडिडेट। क्लियर? साथ ही साथ अब ये नहीं कि आप 9 बजे वो बंदा आया, शाम के 5 बजे तक है आपकी कंपनी में, तो आप उससे सिर्फ काम ही काम करवाओगे उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल 9 बजे अगर वो आता है तो आपको 12 से 1 बजे के बीच में लंच का ब्रेक देना पड़ेगा, ओके। शाम को 4 बजे के आसपास उसको एक शॉर्ट मतलब होता है इंटरवल आपको देना पड़ेगा, मतलब 2 से 3 घंटे के बाद यू हैव टू गिव देम अ ब्रेक, जिसमें वो अपने फूडिंग्स को कर सके, ओके। बेसिक मेरा वर्कफोर्स को बताना था कि इस तरीके से हमारे अलग अलग लॉज होते हैं, कंप्लायंसेस होते हैं, जो ये सारा चीज है ये हम लोग 6th मॉड्यूल में पढ़ेंगे कि बेसिकली वर्कफोर्स क्या होता है, पॉलिसीज क्या होती है, कंप्लायंस क्या होता है, वो हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे वहां पर। मैं सिर्फ आज आपको एक क्राइटेरिया ओपन कर रहा हूं कि एचआर में होता क्या क्या चीज है, ठीक है। बट अगली जो स्लाइड आ रही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पूरा कंपनी का जो भी बेसिक है, ओके, वो इसी पर डिपेंड करता है। वेट अ मिनट, हेलो।
हेलो हेलो हेलो, वॉइस क्लियर है सबको? Yes, sir. सो अब आते हैं हम लोग बेसिकली व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से जानना चाहता हूं मैं। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन? महिमा बताओ बेटा। So organization structure we can say it is a framework. एक वो फ्रेम बनाता है कि कौन कहाँ पे स्टैंड करेगा, क्या एम्प्लॉय किस चीज के लिए रिक्रूट किया जाएगा, कौन किसके अंडर होगा, टॉप मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, कौन किसको आंसरेबल होगा एंड कौन क्या वर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, एनीवन एल्स? कोई और बेटा बताना चाहेगा? हाँ बताओ बेटा बताओ। Sir, organizational structure differ from organization to organization. In this, we follow a particular decision making process. और सर एक चेन टाइप की होती है कि कैसे टॉप लेवल और मिडिल लेवल और लोअर लेवल एक दूसरे से मतलब इसमें कनेक्टेड रहता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। उनका मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कि ये वाला टॉप लेवल में है, फिर उनके बाद मिडिल, फिर लोअर लेवल। और ठीक है। सारी सर कंपनीज का अपना अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रहता है। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब एक चीज पता चली कि कंपनी टू कंपनी, पहली बात होती है कंपनीज कितने तरीके की होती है, पहला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है, बोलो महिमा, बोलते जाओ, जिसको पता है आंसर प्राइवेट देते। कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप कंपनी, LLPs और कॉर्पोरेट सोसाइटीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, अनडिवाइडेड फैमिलीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो हाँ बोलो प्रशांत, बोलो बेटा, आप बोल रहे थे प्रशांत। सर हाँ बोल रहे थे, आंसर दे रहे थे, बोलो। सेम वही है, individual companies or partnership companies, so like type of great company like, and अगर कंपनीज की बात की जाए तो माइक्रो कंपनीज होती हैं, मेंशन माइक्रो मीडियम, दो तरह की ऐसी कंपनीज होती हैं जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस को देखती हैं। छोटी छोटी कंपनी होती है जो अपनी स्मॉल बजट के साथ चलती हैं, उनका जैसे उनका बजट बजट ही कम होता है कि हमारे इतने से लेके या इतने करोड़ के बीच में हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या हमारा जो फाइनेंशियल हमारा जो बजट आएगा ये मिनी में आ जाते हैं। ओके ठीक है, अब एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी कंपनीज कितने तरीके की होती हैं जिनमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है या कुछ भी होता है। एक 1% कंपनी होती है, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी होती है। ये चार बेसिक कंपनीज के बियॉन्ड भी जो भी सोसाइटीज होती है वो सब होते हैं, बट उसमें हमारा सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसको फॉलो नहीं करवा पाया जाता। वहां पर 1% को भी हम लोग नहीं मानते, बट उसमें होता क्या कि कहीं ना कहीं पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है या पावर मिल जाती है किसी को, ये चीज हो जाता है 1% में। एक्सक्लूड करते हैं लोग, बट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से सीधे सीधे ये होता है कि हम पावर को धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किसके पास किस चीज की सबसे ज्यादा पावर होगी कंपनी में। ओके, तो अब हमारे पास आप लोगों ने बायजूस का फेल्योर जो हुआ उसके पीछे का रीजन क्या था? मतलब बिजनेस तो लूप किया, उसके बैकएंड में कुछ एक बहुत बड़ा फेल्योर था, बहुत बड़ा लूप आया था। नहीं देख पाया,
चलो, अब जब मैं समझाऊंगा इसके बाद इस चीज का फिर इस क्वेश्चन को मैं करूंगा, तब तक हो सकता है दिमाग में आंसर आए आप लोगों के। अब मैं बताता हूं आप लोगों को कि सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, मतलब 1 पर्सन है तो 1 डायरेक्टर है, अगर 1 पर्सन के अलावा कोई भी कंपनी है उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर तो होंगे ही होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई हो सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाए, ठीक है, या कोई बाहर से बंदा आके मैनेजिंग डायरेक्टर बने, और जब क्या कहते हैं एनुअल मीटअप होता है उसके ड्यूरिंग में अगर एमडी को डायरेक्टर में जाना है या डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एमडी में आना है, वो उनका कॉल होता है, वो अपने आप चलता रहता है। बेसिक अब एक स्ट्रक्चर आप लोग अपने पास ड्रॉ करना स्टार्ट करो, सभी लोग कॉपी पर उठा लो, अपने कॉपी पर उठा लो, सब लोग बनाना स्टार्ट कर लो अपने साथ साथ ही साथ। 2 सर्कल करती हो, 2 सर्कल ऐसे ऐसे करना है जिस पर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिख लियो, बीओडी। ओके, और उसके बाद मैं चलो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाता हूँ। दो ऐसे ऐसे बनाइयो, बीओडी, बीओ, ये बीओडी बनाना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नीचे एमडी की पोजीशन होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर। डन, ये आप लोग अपने पास बनाते रहो, इसके नीचे नीचे हम बताते हुए चलेंगे। पहले इतना बना, यहां तक बना सबका। ठीक है, अब मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद कंपनी के सीईओ, इनकी पावर, इनको पावर दी जाती है। मेन ये होते हैं जिनको सारी पावर कंपनी की 3rd टियर में आके मिलती है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अलग अलग 5 पावर सेंटर्स में। ओके, पहला पावर सेंटर होता है, नोट करो, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। ओके, चीफ टेक्निकल हो गया, उसके बाद चीफ फाइनेंस ऑफिसर। नोटेड, दो नोटिंग हुई सबके पास। Yes, sir. हम्म, उसके बाद चीफ फाइनेंस ऑफिसर के बाद चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर। ओके, जो कंपनी के सारे ऑपरेशंस को देखेगा। टेक्निकल का काम क्या होता है, अब पावर जो मैं बना रहा हूँ, पावर बाद में बताऊंगा किसकी क्या क्या पावर होगी, पहले अभी लिख लो क्या क्या होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसको कब हायर किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बाद आप लोगों की कंपनी कैसे उस स्ट्रक्चर को आगे प्रोसीड करेगी, वो आप लोग तब देखेंगे। चीफ ऑपरेशनल हो गया, उसके बाद एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ मैनेजिंग ऑफिसर। सीएमओ 2 होते हैं, एक मार्केटिंग ऑफिसर होता है, एक मैनेजिंग ऑफिसर होता है। यहां तक का स्ट्रक्चर सबका बन गया, पांचों, ये 4 स्टेप बने सबके। अब
जब क्या कहते हैं, जो चीफ हमारा चीफ मैनेजिंग ऑफिसर होता है उसके नीचे बनाना आप लोग, उसके नीचे जस्ट आप बनाओ क्या कहते हैं, एक ऐसे बनाना उनके नीचे, वो बनता है हमारा हेड मैनेजर। ओके, उसके नीचे हमारा जो होता है वो असिस्टेंट मैनेजर होता है। ओके, इसी सेम पैटर्न में ये हमारा चीफ मैनेजिंग ऑफिसर है। ओके, इसी के जस्ट नीचे मतलब जो ऑपरेशनल ऑफिसर है उसमें भी सेम तरीके से सीओ ओ के नीचे सेम तरीके से एचआर हेड, ठीक है, और एचआर मैनेजर, मतलब एचआर मैनेजर हायर किया जाता है। यहां तक सब लोग बना लो, पहले यहां तक बना लो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सब लोग यहां तक का बना लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तब तक थोड़ा देखो कि किसकी क्या चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगती है होगी। मैं सभी लोगों से सुनूंगा, तब तक यहाँ तक करो सब लोग कंप्लीट, क्योंकि दूसरे सेशन भी एक्टिव करने, तो मैं 2 मिनट में आ जाऊं हूं यहीं पर, तब तक आप लोग यहाँ तक कर लो और सोच लो। Sir, now can we leave the session?
हेलो हेलो, हो गया सबका? बन गया? यहाँ तक बन गया है सबका प्रॉपर एकदम? ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ही क्यों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया गया? सर क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे मेन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि कंपनी जो है शेयर्स के थ्रू जो पैसे रेज करती है, तो उन्हीं से ही मतलब जो मेन मेंबर्स होते हैं वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, इसलिए वो सब जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो टॉप लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ही लिए जाते हैं। ओके, ठीक है बेटा, सही है एकदम। फिर एमडी का क्या रोल होता है? एमडी का क्या रोल होता है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो चलो मैं समझ लिया, बट अगर एमडी का रोल क्या होता है कंपनी में? इशिता, श्वेता, प्रशांत, विनय, हर्षित, अरे कोई जवाब दे दो, कोई तो। ज्योति, नहीं पता। बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर एक बंदा होता है जो डायरेक्टर ही होता है, या हो सकता है कंपनी उसको अपॉइंट करती है, डायरेक्टर उसको अपॉइंट करते हैं। जो भी कंपनी की सारी चीजें होती हैं, ओवरऑल जो भी कंपनी में चल रहा है उसको अप्रूवर बनाती है, या मान लो उसको रेगुलेट करवाने वाला अपनी तरफ से अपॉइंट करती है। ठीक, जो एमडी होता है वो अपॉइंट करता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। डन। वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम ये होता है कि कंपनी की प्लानिंग, कंपनी का एग्जीक्यूशन, कंपनी के रिजल्ट, कंपनी के फॉल्ट लाइंस या जो भी चीजें हैं वो उसको देखनी है, उसमें क्या चीजें सही की जा सकती, कैसे की जा सकती है, वो सब टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके, हायरिंग, हायरिंग की जितनी पावर होती है, अगर कंपनी में कोई भी हायरिंग होनी या कोई भी काम होना है, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डायरेक्टली कर सकता है विदाउट टेकिंग एनी परमिशन फ्रॉम देयर डाउन लेग। उसको अपने अपने लेग के नीचे से नहीं देखना है कि मेरे नीचे वाले क्या इस डिसीजन को लेने में सपोर्ट करेंगे या नहीं। वो डायरेक्टली बंदा जो होगा वो डिसीजन ले सकेगा और उसको फॉलो करवाएगा। समझ आ गया? इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। सीईओ के बाद जो अपॉइंटमेंट मेन होती है कंपनी में वो मैनेजिंग ऑफिसर की होती है और ऑपरेशनल ऑफिसर की होती है। मतलब बेस्ड जो बनता है वो इसी 5 पर बनाया जाता है। 2-3 ये हुए, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी, सीईओ। उसके बाद ये जो चौथी लेग बन रही है ये मेन होती है। उसके बाद कोई भी कंपनी जो होती है वो अपना एक्सपेंशन अपने अकॉर्डिंग करती है। ठीक है, वो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। गूगल का कोई और हो सकता है, दूसरी कंपनी का कुछ हो सकता है। तो आप लोगों को बेसिकली पता करना पड़ेगा कि हमारी कंपनी जो हमें मिलेगी या आप लोगों को एलोकेट किया जाएगा उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो आप लोगों को तब समझ में आएगा। ठीक है, अब पॉइंट पर आते हैं वापस हम लोग कि स्ट्रक्चरिंग जब हमारी हो रही है तो ऑपरेशनल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट के पहले मैनेजिंग ऑफिसर को किया जाता है। मैनेजिंग ऑफिसर के साथ सीईओ मिलकर ऑपरेशनल ऑफिसर अपॉइंट करता है। ऑपरेशनल ऑफिसर, मैनेजिंग ऑफिसर मिलकर टेक्निकल, फाइनेंस और मार्केटिंग, इन तीनों की हायरिंग करते हैं। ठीक है, क्लियर है? कौन किसकी हायरिंग कर रहा है लिख लेना अपने पास। कभी इन फ्यूचर पूछ लिया गया या कहीं पर इंटरव्यू देने जाओगे
तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन किसकी पावर कितनी रहती है और कौन हायर कर सकता है किसको, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। टेक्निकल ऑफिसर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कंपनी की जितनी टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं, टेक्निकल मतलब उनकी वेबसाइट, उनके ऐप, उनकी जो भी सर्विसेज चल रही उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही, वो सब कुछ डील करने वाला जो होता है वो टेक्निकल ऑफिसर होता है, जो कि आईटी टीम की लीड पोजीशन होती है। आईटी टीम जो भी होती है उसको वो टेक्निकल ऑफिसर के हाथ में दिया जाता है। क्लियर। फाइनेंशियल ऑफिसर का काम क्या होता है? कंपनी में फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे, डायरेक्टर, एमडी, सीईओ के बाद लेने वाला वो बंदा होता है फाइनेंस का। ओके। वो बंदा कंपनी में कौन सा अकाउंटेंट रहेगा, कौन बंदा क्या करेगा, क्या कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ जो होगा रेगुलेट करने वाला बंदा फाइनेंस का होता है। मार्केटिंग ऑफिसर का काम, मार्केटिंग का काम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से एक्सपेंशन कर सकते हैं, किस नए मार्केट में जा सकते हैं, वो सब काम हमारा मार्केटिंग ऑफिसर डील करता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक क्लियर है? 4 टियर हमारी क्लियर हो गई सभी लोगों को। अब जो मार्केटिंग ऑफिसर होता है, जो मार्केटिंग ऑफिसर नहीं, मैनेजिंग ऑफिसर जो होता है, वो अपने नीचे अपॉइंट करता है कंपनी का हेड मैनेजर। ओके। वो हेड मैनेजर उसके बाद, मतलब उसके बाद पावर पाता है, हायरिंग की पावर पाता है, मैनेजमेंट की पावर पाता है। ओवरऑल एक कहते हैं कि पावर सेंटर मिलती है कंपनी में, सीईओ के बाद जो दूसरी पावर सेंटर बनती है वो हेड मैनेजर होता है कंपनी का। ठीक है। सेकंड, जब हेड मैनेजर हायर होता है, वो मार्केट मैनेजिंग ऑफिसर और ऑपरेशनल ऑफिसर जो होते हैं उनके साथ वो मिलके कंपनी का एचआर हेड हायर करता है। समझ आया सबको? यहां तक नोटेड? नोटेड? नोटेड है भाई सबका? अब जस्ट उसके नीचे, हेड मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर हायर होता है और एचआर हेड के नीचे एचआर मैनेजर हायर होता है। एचआर मैनेजर का काम ये होता है, वो अलग अलग हायरिंग टीम, अलग अलग क्या कहते हैं जो लोग होते हैं उनको हायर करवाता है उन लोगों से। उन लोगों को जो मैनेज करता है वो एचआर मैनेजर होता है। एचआर मैनेजर के नीचे सबसे पहले एचआर एग्जीक्यूटिव हायर होते हैं। नोट करो, उसके नीचे बना लो एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर असिस्टेंट, एचआर इंटर्न। ठीक है। उसके बाद एचआर ट्रेनी। ये सब नोट कर लो, एक एक किस तरीके से नीचे जा रही है लाइन। क्लियर है? उसके बाद मैनेजर में क्या होता है, जो मैनेजमेंट की टीम होती है, असिस्टेंट मैनेजर जो होता है वो अलग अलग जो टीम के मैनेजर्स अपॉइंट होते हैं कि हाँ आईटी टीम का ये मैनेजर रहेगा, फाइनेंस वाले का ये मैनेजर रहेगा, कोई कहीं की टीम है तो उसका मैनेजर कौन रहेगा। उनसे जो रिपोर्टिंग होती है वो असिस्टेंट मैनेजर के पास रिपोर्टिंग होती है। उन रिपोर्ट को असिस्ट करके अपने ऊपर जो करता है बंदा, वो असिस्टेंट मैनेजर भेजता है रिपोर्ट सीनियर मैनेजर को जो हेड मैनेजर है। ठीक है। काम करवाना, काम निकलवाना वो हमारी एचआर टीम का काम होता है और ये हमारी मैनेजमेंट की टीम का काम होता है। क्लियर है सबको यहां तक? इज दैट क्लियर? हाँ। अब आते हैं सर एसडी। एचआर इंटर्न के बाद क्या आता है? एचआर इंटर्न के बाद एचआर ट्रेनी आते हैं। ओके सर। ठीक है। नोटेड सभी लोग? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। जो आपकी जो आईटी टीम होती है, ठीक है, उसमें किस तरीके से डिवीजन होता है। पहले SD1 होता है, नीचे से बनाना है यहाँ पर। ठीक है। SD1, SD2 सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर जो होता है वो 1, 2, 3। ठीक है। उसके बाद टीम लीड आता है, उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजर आता है, उसके बाद जो रिपोर्टिंग मैनेजर होगा या उसके ऊपर सीधे सीधे चीफ टेक्निकल ऑफिसर बैठा रहता है।
क्लियर है? क्लियर है सभी को? ये बना जो मैंने अभी बताया है आईटी टीम का। अरे बाकी लोग बोलो, फिर अगर बाकी लोग भी बोलिए आप लोग। ठीक है। सो यहां से हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का होता है ये मैंने बेस स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दिया। डन। हर बंदे के नीचे एक मैनेजर होता है, उस मैनेजर के अंदर टीम लीड होते हैं, टीम लीड के अंदर एग्जीक्यूटिव होता है, फिर असिस्टेंट आता है, उसके नीचे इंटर्न आते हैं, इंटर्न के नीचे ट्रेनी आते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का किसी भी कंपनी का ये बेस स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये स्ट्रक्चर सब समझ में आ गया होगा। सो अब यहीं से शुरू करते हैं गेम नया। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, ये दो बड़ी चिड़ियाएं हैं अलग अलग। सेंट्रलाइज्ड क्या होता है कि जिसमें, ठीक है, एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, सारे डिसीजंस वहां से लिए जाते हैं, और इंडिया के लखनऊ में भी वही सेम डिसीजन फॉलो किया जाता है। ठीक है, दूसरा एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस सेम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, बट हर एक हेड मतलब रीजनल ऑफिसेस के जो मैनेजर होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं अपने एरिया को सोचते हुए, और कंपनी के टारगेट को अचीव करते हैं। डन। समझ आ रहा है? दो अलग अलग सिनेरियो। तो आप लोगों को क्या लगता है सेंट्रलाइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशन होगी क्या वो सक्सेसफुल हो सकती है, या जो डिसेंट्रलाइज्ड है वो सक्सेसफुल हो सकती है? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोच लो। 1 मिनट का टाइम है, 60 सेकेंड। हाँ, आंसर करो बेटा, क्या है डिफरेंस और क्या, कौन सा स्ट्रक्चर सक्सेसफुल है? सर डिसेंट्रलाइज, क्योंकि हमें अपनी एरिया के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। सर सेंट्रलाइज में तो हेड ही सारा डिसीजन लेगा, पर उसको हमारे एरिया के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होगी, हमारे यहाँ की क्या डिमांड है, कैसी कस्टमर का टेस्ट है, क्या चीजें हम लोग को। जब डिसेंट्रलाइज कर देगा तो हम लोग को अच्छे से सारी चीजें की नॉलेज होगी, तो हम लोग अच्छे से सारा डिसीजन लेंगे, जिससे अच्छा वर्क होगा और कंपनी ज्यादा ग्रोथ करेगी। ठीक है, महिमा आप बोलो बेटा। सेम आई गेस डिसेंट्रलाइज, क्योंकि चेंजिंग इन्वायरमेंट हर स्टेट हर जगह का अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेगी। अगर सेंट्रलाइज होगी तो फिर सेम डिसीजन सबको फॉलो करना पड़ेगा, पर डिसेंट्रलाइज होगी तो चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से वो अपने अपने डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है,
बट उसी टाइम पर एक कंट्रोवर्सी है आप लोगों के बीच में, जो बायजूस है वो डिसेंट्रलाइज्ड थी, उसमें पावर दी गई थी नीचे तक, वो क्यों फेल हो गया? बोलो मैं। मे बी उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। देखो, एक चीज समझना, जब ट्रीज डिवाइड होने लगती हैं ज्यादा, ठीक है, तो हमारा जो टॉप लेवल का बंदा है ना, वो सबसे नीचे लेवल के बंदे को नहीं देखता। क्लियर है? उसकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, उसको लगता है वो भी बंदा काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, बट काम कुछ नहीं हो रहा है फील्ड में। ठीक है, इस प्रॉब्लम से कंपनियां बहुत लॉस करती, इतने लॉसेस होते हैं ना। अब बहुत बहुत दूर की बात नहीं है, मैं कीमा बॉयलर के बारे में बता दूं। चीमा बॉयलर नाम है, ठीक है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है हम लोगों की कंपनी के, डॉक्टर जुझार सिंह, उनके कलीग है, वो कंपनी उनकी है। हम लोग उनके वहां पर विजिट किए थे। चंडीगढ़ के प्लांट पे मैं गया हूँ, अहमदाबाद के प्लांट पर गया हूँ, मुंबई भी गया हूँ, साथ ही साथ जो भी उनके 2 3 4 थे सारे में प्लांट। बट उनका प्लांट जो सक्सेसफुल है वो सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ है। होता क्या है ना कि हम तो ऊपर बैठे हैं भाई, हम तो पावर दे दिए नीचे तक। पावर देने का लोग क्या करते हैं ना, मिस यूज उठाते हैं। ठीक, अब जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ओके, मैं यूपी का इंचार्ज हूँ, साथ ही साथ मैं कंपनी का भी इंचार्ज हूँ। डन। तो यूपी के जितने बड़े डिसीजंस होंगे कि किस ट्रेनर को लगाना है, क्या चीजें करनी है कि हमारा जो ग्रोथ लेवल हो वो ज्यादा हो, ये मैं देखूंगा, मैं उस चीज को सोचूंगा। अब मेरे पास तेलंगाना की टीम है, वो एकदम कुछ कर ही नहीं रही, और मैं वहां पर डिसीजन थोपे जा रहा हूँ, बट वो कुछ करना ही नहीं चाह रहे, आगे बढ़ ही नहीं रहे, तो फिर काम नहीं बढ़ सकता है। स्ट्रक्चर में नहीं प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम होती है हमारे जो ऊपर की चीजें होती है ना, हमें ऊपर के डिसीजन जब ले रहे हैं उस समय पर हमको ये भी सोचना है कि जो ये हमारा प्रोडक्ट है या कमोडिटी है, ठीक है, उसकी पॉकेट साइज क्या लखनऊ में क्या हो सकती है, गोरखपुर में क्या हो सकती है, क्या कानपुर में हो सकती है, और उसी सेम मोमेंट में मुंबई पर क्या हो सकती है। वो सब चीज को सोचते हुए एक बिगर पिक्चर क्लियर होती है कि हमें हर एक टीम से पहले फीडबैक लेना चाहिए। उस फीडबैक के बेसिस पर जो टॉप लेवल के बंदे हो वो डिसीजन ले। वो ये नहीं कि हमारा एक ये डिसीजन है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है अपने एरिया में, वो जैसे करवाना। ठीक है, आपको थोड़ा सा स्लाइड कुछ चीजें डिफर करनी पड़ेंगी कि हाँ, हमें मार्केट में इन रहना है, हमेशा एक्टिव रहना है। ये नहीं कि आप ऐसे सिचुएशन में आ जाओ कि आप वहां से बाहर आना पड़े आपको, ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन समझ गए होंगे। सेंट्रलाइज में होता है कि पावर ऊपर वाले बंदे के पास रहती है, सिर्फ वो बताता है, नीचे तक इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर डिसेंट्रलाइज में पावर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक आइडिया दिया जाता है कि हमको ये करना है, और आप उसको अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करते हो और उस पर रिजल्ट आप कन्वर्ट करके कंपनी को देते हो। डन? क्लियर है सबको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? अब मतलब कहीं पूछ दिया कोई बंदा कि आपके नीचे क्या टीम होगी, कैसे होगी, बता लोगे ना? बता दोगे? चलो ठीक है, बड़ी मेहनत करवाए हो इस टॉपिक में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एचआर, सबसे पहले असिस्टिंग
विथ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जैसे सबसे पहले हमने बताया कि किस तरीके से हायरिंग प्लान होगा, कहाँ से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसके बाद क्या क्या तरीके होंगे, ये सब कुछ आप लोग अगले स्टेप्स में पढ़ोगे। सपोर्टिंग एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग एंड ऑफ बोर्डिंग, कि हाँ भाई हम किसी बंदे को ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हुआ, उसको किस तरीके से वार्म वेलकम कराएं, उसको कैसे फील कराएं कि हाँ भाई तुम भी हमारे सिस्टम के पार्ट हो, ये सब कुछ हमें करना पड़ता है ऑनबोर्डिंग में। ऑफ बोर्डिंग में अगर कोई बंदा कंपनी से जा रहा है तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हम उसको धक्के मार के बाहर किए, ठीक है। एचआर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, एचआर का काम ये भी होता है कि भाई बंदे के ऑफर लेटर रिपोर्ट सही से जा रही हैं आ रही हैं, ये सब कुछ पर उसको ध्यान देना होता है और उसको मेंटेन करके लेकर चलना होता है। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर एवरीवन? नींद नहीं ना आ रही है? नींद नहीं ना आ रही है भाई? किसी को नींद आ रही है तो बता दो। एचआर स्किल्स, एचआर स्किल्स बेसिकली 4 फेजेस में हमारी डिवाइड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एचआर स्पेसिफिक स्किल होती है, जिसमें हमारा एक एचआर को उसको पता होना चाहिए कि हाँ भाई हायरिंग ऐसे होती है, ऑनबोर्डिंग में क्या पैटर्न होगा, ऑफर लेटर जाएगा, वो बंदा साइन करेगा, फिर लीगल हमारा बॉन्ड बनेगा, ये सब कुछ उसको पता होना चाहिए। ऑनबोर्ड कैसे कराएंगे, फिर उसके बाद उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, फिर उसको क्या पहले टास्क दिए जाएंगे, फिर उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, वो सब कुछ जो होता है एचआर को पता होता है, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट, उसको ये भी पता होना चाहिए कि भाई हायरिंग करना है तो किस राइट टाइम पर राइट कैंडिडेट को हम हायर कर रहे हैं। अब मानो मैं हायरिंग कर रहा हूँ, ओके, मुझे मिली, क्या कहते हैं, श्वेता मिली, ठीक है। श्वेता ने अप्लाई किया है एचआर के लिए, बट उसकी जो स्किल है वो डिजिटल मार्केटिंग में अच्छी मुझे लग रही है, तो मैं भाई उसको एचआर में ना करके मैं मुझे उसे डिजिटल में कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में कंपनी को डिजिटल मार्केटिंग की हायरिंग करनी है। मैं कल जो मुझे काम करना है वो मैं आज ही कर देता हूँ, ठीक है। समझ आ रही है बात मेरी सभी को? हम्म। अब अगला पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए। एचआर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भैया हम हायरिंग कर रहे हैं ये वो कर रहे हैं, नहीं, आपको एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का भी तरीका पता होना चाहिए कि भाई साहब कंपनी में मीटिंग्स हो रही है तो उनको किस तरीके से कंडक्ट करना है, कंपनी कोई सेमिनार करवा रही है वो कैसे हो रहा है, मतलब आपका हर एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, किसी भी कंपनी के साथ आपकी मीटिंग फिक्स हुई है तो उसको किस तरीके से सक्सेसफुली करवाना है, मतलब उसके इंट्रोज हुए जो भी चीजें वो आपको फोकस करनी है, ठीक। कल्चरल अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी, अब मानो भाई हमारा एचआर जो है वो हिंदू है, ठीक, अब उसे ये पता होना चाहिए कि कोई मुस्लिम है या कोई सिख है कोई क्रिश्चियन है, अगर उसका फेस्टिवल आ रहा है तो उसके लिए भी कंपनी में कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ करवाना चाहिए। मानो होली है तो होली पर कुछ हो रहा है, ठीक है। ईद है तो ईद पर भाई सेवैया और है, सेवैयों का भाई मंगवाना चाहिए, खिलाना चाहिए, ठीक है। इससे फील होता है कि हाँ प्रेजेंस है। क्रिसमस है तो कंपनी में क्रिसमस बन गया, ठीक है। गुरु पर्व आ रहा है तो गुरु पर्व बन गया, डन। उस तरीके की जो हमारी क्या कहते हैं, जो हमारे बियरिंग सेंस है, उस दिन के लिए चेंज कर दिया जाए, कोड हमारा हमारे ड्रेस कोड लगा दिए जाए कि आपको इस तरीके का पहन के आना है। तो ये जो एचआर होते हैं उनका ये भी काम होता है, ये अपने आप एक स्किल होती है वो जनरेट हो जानी चाहिए। अब वेलबींग इन्वेगलिज्म, इसके बारे में क्या जानते हो, मतलब ये वर्ड क्या बताना चाहते हैं? तो बताना चाहेगा? नहीं,
सो बेसिकली वेल बीइंग होता क्या है हमारा मान लो ईशिता मेरी कंपनी के साथ 6 महीने से काम, ठीक है, ईशिता ने मेरे साथ 6 महीने से काम करी और श्वेता मेरे साथ 15 दिन से काम कर रही है। ओके, अगर दोनों कैंडिडेट हमसे कहते हैं कि सर हमको एडवांस सैलरी चाहिए, मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम है या मतलब मुझे कुछ अर्जेंसी, तो कंपनी किसको प्रायोरिटी देगी, किसको देगी? बताओ। अरे एक एचआर के तरीके से सोचो प्रशांत, किसको दोगे प्रायोरिटी? प्रशांत, इशिका, महिमा, बताओ बेटा। सर जो ज्यादा टाइम से वर्क करे उसको ज्यादा देंगे। टाइम। सिंपल सी बात है कि हमें सबसे पहले प्रायोरिटी इशिता को देंगे क्योंकि वो 6 महीने के साथ 6 महीने से कंपनी में अपना टाइम इन्वेस्ट की हुई है, कंपनी के साथ लॉयल्टी से बनी हुई है। कंपनी डायरेक्टली जो बेनिफिट होगा वो इशिता को देगा, ठीक है। श्वेता को स्टार्टिंग है, नहीं दिया जा सकता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब ये आपका माइंड होगा, जो जो एचआर होगा उसको ये समझ में आएगा कि हाँ यार मेरे साथ 6 महीने से काम कर रहा है, हमें इसको एडवांस सैलरी देनी है, हम दे देते हैं, क्या ही जाता है, मैनेजेबल है, ठीक। वो उसको सिर्फ क्लियर करवा के दिलवा देगा। एम्प्लॉय एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज, एचआर को सबसे पहले खुद एम्प्लॉय का एक तरीका, एम्प्लॉय के तरीके से सोचने को उसको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय कैसे काम करते हैं, ठीक है, उसको ये पता होना चाहिए। अब उसे यही नहीं पता है डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे को दिन में करना क्या है, ठीक है, तो भाई क्या करवाएगा उससे बैठ के, बैठा रहेगा सामने, काम क्या चल रहा है, कह देगा बंदा लो देख लो कर रहे हैं, क्या कर रहा है कुछ पता ही नहीं है। तो एचआर को सिंपल सी बात है, उसको हर एक स्किल पर ध्यान देना चाहिए कि भाई हमारी ये स्किल बन जाए। अब ये आप लोगों के लिए भी है कि आप लोग ये सब चीज अपने अंदर अडॉप्ट करना शुरू करिए और अभी से बिल्डअप करिए, ठीक है। सॉफ्ट स्किल, व्हाट इज प्रोएक्टिविटी? अब मानो प्रोएक्टिविटी क्या होती है कि हम लोग 5 बंदों का हायरिंग करने के लिए निकले हुए हैं, ठीक है। अब हमारा टारगेट है कि भाई हम 1 हफ्ते में हायरिंग करेंगे, मतलब फाइनलाइज है। अगर लगता है कि भाई हायरिंग हमारी 2 दिन में हो सकती है, तो क्यों हम लोग उसको 7 दिन खींचे भाई, उसको 2 दिन में निपटा देते हैं। इट इज द प्रोएक्टिवनेस, ओके। उसी एक और इसका एग्जांपल है, मानो हमारा 2 प्रोजेक्ट आया है कंपनी के पास, आपको 2 अलग अलग टीमों से प्रोजेक्ट करवाने हैं। इशिका को दिया गया प्रोजेक्ट टीम ए का काम, जिसमें इशिका ने डिवाइड किया ए टीम को कि आपको ये प्रोजेक्ट 1 हफ्ते में करना है, और एक दूसरा प्रोजेक्ट है जिसको 15 दिन में करना है। इशिका ने दोनों प्रोजेक्ट टीमों को दे दिया। अब यहाँ पर इशिका की प्रोएक्टिविटी होनी चाहिए कि वो प्रोजेक्ट अगर जो 15 दिन वाला है वो अगर 10 दिन में हो पा रहा है तो उसको करवा लेना चाहिए। अब ये नहीं कि पहले भाई 15 दिन दिया है तो 15 दिन में ही करवाएंगे, नहीं, अगर वो पहले हो सकता है तो आप उसको पहले भी करवाओगे, डिलीवर करोगे, क्वालिटी मैटर करती है, ठीक। अब एक कंपनी का भी एग्जांपल, अभी यहाँ पर सॉफ्ट स्किल को समझाने के बाद मैं आप लोगों को, सॉफ्ट नहीं इसके बाद समझाने के बाद, पूरा सब कुछ समझा स्किल समझाने के बाद होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिकली एक एचआर के पास कम्युनिकेट करने का तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि भैया रटी रटाई लाइनें तोता जैसे बोल रहे हो फोन पर, नहीं, आप किसी से बात कर रहे हो तोते वाली लाइन नहीं बोलो, लाइन लाइन पढ़ के नहीं बोलना है, आपको लगे कि आपने
आप उस टाइम पर अपने से वर्ड जनरेट कर रहे हो, इट इज लाइक कि आप नॉर्मल बंदे हो। आप कहते हैं ना कि कोई फोर्स करवा के ये आपसे काम नहीं करवा रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स में बेसिकली ये होता है, आपको कम्युनिकेट करना चाहिए प्रॉपरली किसी के साथ भी कि हाँ हमारी चीजें ये हैं, आपको हायर क्यों किया जा रहा है, किस लिए, क्या कराया जाएगा, कैसे कराया, वो सब कुछ आपको बताना है। डन। अब आता है एक्टिव लिसनिंग। ये नहीं कि भैया बॉस कुछ बोल रहे हैं हम तो अपना ही करेंगे, नहीं। आपको सबसे अच्छा सबसे अच्छे सुनने वाले भी होने चाहिए आप भी। ओके। टीम वर्क करवाना आना चाहिए कि किस तरीके से 5 लोगों से आउटपुट निकलवाना है। डन। मानो 5 में से 3 अच्छा काम कर रहे हैं, 2 अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उन 2 के चक्कर में उन 3 को तो खराब नहीं करेंगे, ठीक है, उन 2 को होल्ड पे रखेंगे, हम 3 से पहले वो प्रोजेक्ट तो करवाएंगे, उसके बाद उन 2 पर देखेंगे क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। उसी टाइम पर तो लोगे नहीं डिसीजन। क्लियर? 2 स्किल सबको क्लियर है? बिजनेस एक्यूमेन। बिजनेस एक्यूमेन होता क्या? कोचिंग। आपको किसी भी बंदे को ट्रेन करना होना चाहिए, ये एक एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जीत वर्मा कौन सी responsibility? अभिजीत कौन से बैच के हो बेटा? अभिजीत वर्मा। बहुत लेट ज्वाइन किए, टाइमली ज्वाइन किया करो, सेशन मिस कर गए ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो। एचआर जो होते हैं उनको फोकस करना चाहिए कैसे ट्रेन करना है, किस स्किल्स पर काम करना है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स में उसकी जरूरत पड़ती है। अब ये नहीं कि हम कुछ भी घसीटे जा रहे हैं, नहीं, हमें फोकस करना है जिससे हमें आउटपुट मिल पाए। क्लियर है? एडवाइजिंग। अब उसके पास लोग एडवाइस लेने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं ज्यादा जो मन करे वो करो, नहीं, यू शुड बी राइट एट द एडवाइजिंग कि हाँ भाई आपको इस तरीके से करोगे तो ये रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब नहीं जाओ कर लो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये वाला पैटर्न नहीं होना चाहिए। आप सही चीज एडवाइस करो कि उससे बंदा आपको जज कर सके कि हाँ आपसे अगर मैं कल को वापस से आता हूँ पूछने तो आप हमें राइट आंसर करोगे और मैं उस चीज पर काम कर सकूंगा। क्लियर है? कॉमर्शियल अवेयरनेस। एक एचआर को सिर्फ क्या कहते हैं हायरिंग ये सब में नहीं, उसको कॉमर्शियल भी पता होना चाहिए कि कंपनी का एक्सपेंशन कहाँ पर हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो सब भी उसको ध्यान देना है। मैनेजिंग प्रियोरिटीज कि हमारा जो प्रोजेक्ट है 7 दिन वाला प्रोजेक्ट है तो ईशिका को फोकस करना है कि पहले 7 दिन वाला हो जाए, फिर हमारा 15 दिन वाला प्रोजेक्ट 10 दिन में अगर हो पा रहा है तो उसको भी हम 10 दिन में करवा लें, ठीक है। पहले हमारी डिलीवरी जो है वो 7 दिन वाले की होगी, फिर हमारी जो डिलीवरी है वो 15 दिन वाले की, वो जब उसके पहले अगर कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? एचआर स्ट्रैटेजी क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन। अब आपको स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हाँ हमारी ये यूनिट्स है, किससे हायरिंग करवाना है, किससे मैनेजमेंट करवाना है, किससे आउटपुट निकलवाना है, ठीक है। वो सब कुछ आप एक एचआर की टीम को स्ट्रैटेजी बनानी होती है वीक टू वीक, मंथ टू मंथ कि हमारे इस मंथ में ये टारगेट है, ठीक है, हमने ये टारगेट लिया था, अब 10 दिन के बाद हमारा ये चल रहा है कि हमारा सिचुएशन डाउन है, ठीक है, हम एग्जीक्यूशन में कुछ दिक्कत आ रही तो हम तुरंत अपना प्लान भी इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब मंथ के स्टार्ट में एचआर को पूरी स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि हमें किससे क्या काम करवाना है, उसके साथ ही साथ रिप्रिपरेशन के तौर पे हमें दूसरे तरफ भी ध्यान देना है, हमारे बैकअप्स प्लान। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. हाँ। साथ ही साथ अब आते हैं डिजिटल एंड डेटा लिटरेसी पे। एक एचआर सिर्फ सॉफ्ट और अलग अलग स्किल्स में नहीं, उसको टेक्निकली भी साउंडेड होना चाहिए। लाइकवाइज
उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्क स्पेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी टूल्स होते हैं चलाने आना चाहिए। उसको रिपोर्टिंग स्किल कि हाँ भाई मुझे अपने सीनियर्स को कैसे रिपोर्ट करना है वो भी पता होना चाहिए। ये कल आप लोग सीखोगे कि कैसे हम लोग रिपोर्ट करते हैं अपने सीनियर्स को और कैसे वो अपने सीनियर को करता है रिपोर्ट। हायरिंग के ड्यूरिंग हर एक चीज में आप लोगों को फिजिकली मतलब सीखने को मिलेगा क्या करना है, ठीक है। कमांड ऑफ टेक्नोलॉजीज, अब ये पता होना चाहिए कि भाई कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि भाई हमें शॉर्टकट की पता ही नहीं है, ओके, एंड हम लोग कुछ भी करे जा रहे हैं अपने मन से, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। क्लियर, डन ना यहाँ तक सबको? अब एचआर स्किल्स के बेसिस पर एक एग्जांपल है हमारे तरफ से सभी लोग, इस एग्जांपल को सुनना और समझ के आंसर करना लास्ट। एक कंपनी है XYZ, ओके, उस कंपनी को क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है, कि भाई मुझे दूसरी कंपनी बोलती कि भाई मेरी कंपनी में आपको फॉल्स लाइन ढूंढनी, ठीक है, और हमें इतना टारगेट अचीव करना है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी ने आपकी कंपनी से इस तरीके की सर्विस मांगी, आपकी टीम रिसर्च कर रही है देन कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सोल्यूशन क्या हो सकता है। इतने दिन में आपकी कंपनी लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च कर चुकी है और 1 महीना होने को, जैसे ही 1 महीना होता है जो जिस कंपनी ने आपको वो प्रोजेक्ट दिया था वो कैंसिल कर देती है, ठीक है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, किस स्किल का यूज करोगे वहां पर कि जो कंपनी वहां पर अपना टाइम, मनी और सब कुछ लॉस कर रही है, कैसे उसको वापस पा सकते हैं, ठीक है। इसको सोचो और उस प्रोजेक्ट पर वापस कैसे स्टे कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज थिंक दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। तब तक मैं आगे के टॉपिक्स पर बढ़ता हूँ, आप लोग तब तक इसको सोचो सभी लोग। स्कोप क्या है HRM का? सिर्फ कंपनीज पहले HR को सिर्फ कि हाँ उसको मीटिंग वगैरह लेनी है इसलिए लोग हायर कर लेते थे, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि फेस बनाते थे उसको कंपनी का। बट आज के टाइम में जो HR है उनको प्लानिंग, यार हायरिंग हुआ चेक करे वाला कहाँ गया गूगल? प्रशांत हुआ माइक चेक करे ऑफ। वाला सही है चला है। ठीक है, प्लानिंग कैसे कंपनी में जॉब डिस्क्रिप्शन को डिजाइन करना है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करना है, कैसे ट्रेनिंग हुई, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट मतलब बिजनेस कैसे एक्सपेंड हो, कंपनी में सैलरी की डिवाइड हो, एम्प्लॉय को कैसे असिस्ट करना है, जो भी यूनियन या लेबर रिलेशंस है उसको कैसे सही से करना है, पर्सनल रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हमें हर एक बंदे के बारे में पता होना चाहिए, इसकी क्या दिक्कत है, क्या इसका बढ़िया चीज है जिस पर हम लोग वर्क कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लगा है, व्हेन द CEO आस्क यू टू फिगर आउट दिस न्यू हाइब्रिड वर्क मॉडल, तो भाई HR है, अब उसको मैनेज करना पड़ेगा भाई, ऑनलाइन लोगों को भी देखे ऑफलाइन भी देखे। तो स्कोप है भाई, आगे आगे देखो यही सारी चीजें होती रहती हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज क्या है HRs के लिए, उनको नए लोगों को ट्रेन करने का मौका मिलता है, शैडोइंग एंड मेंटोरशिप, मैंने जैसे एग्जांपल दिया आप लोगों को एनालिस्ट वाले, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट उनको असाइन करवाना, उनसे आउटपुट लेना, ठीक है। ये है ओवरऑल आप लोगों का फर्स्ट मॉड्यूल, ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। सो अब आप लोग आंसर हमें बताएं जो आपसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। महिमा बोलो बेटा, क्या So I करोगे guess सभी?
प्रोएक्टिविटी और मैनेजिंग प्रायोरिटीज से चीजें वापस लाई जा सकती हैं, क्योंकि वो काफी लैग बिहाइंड हो गए थे अपने काम में, इसलिए प्रोएक्टिविटी से उसके बाद प्रायोरिटीज मान कर वो अपना काम कर सकते हैं वापस सही। ठीक है, अगला आंसर बेटा। इशिता आर्या आंसर, श्वेता, विजय, इशिका, प्रशांत, ज्योति, पलक, बाकी लोग भी आंसर करो। महिमा ही नहीं आंसर करेगी ना अकेले। सर हम लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल से उनको कन्विंस करें कि वो जो हमने रिसर्च करी उसको फिर वो यूज करें, और कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट वगैरह करें कि ऐसे वो बीच में हमारा मतलब ऐसे छोड़ दें ना, कि हमने अपना रिसर्च और अपना टाइम मनी सब इन्वेस्ट किया और फिर बीच में वो छोड़ रहे हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट वगैरह उनके साथ करें। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला कोई और किसी के माइंड में हो कुछ बताओ फिर। आंसर करने में कुछ नहीं आता है, गलती तो दोगे, ज्यादा से ज्यादा गलत दोगे, ट्राई करो। हाँ बोलो अभिजीत बेटा। सर क्वेश्चन क्या था, आप रिपीट कर सकते हो क्या? मैं बहुत लेट से ज्वाइन किया था मैंने। ओके ओके, बेसिकली बट आपको शायद क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बट आंसर्स के लिए जो हमने बताया है उसके लिए फिर वापस से आपको करना पड़ जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ। एक कंपनी है, ओके, द कंपनी वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है दूसरी कंपनीज को कि आपको प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस को हम ग्रो करवा सकते हैं, जो भी लूप्स होंगे वो हम लोग रेक्टिफाई करके उसके सॉल्यूशंस हम देते हैं। ठीक है, ये कंपनी है। इस कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आता है दूसरी एबीसी कंपनी का। वो कंपनी कहती है कि भाई हमारा प्रोडक्शन नहीं सही से हो रहा है और हम लोग मार्केट में गेन नहीं कर पा रहे, हमारा लॉस हो गया। अब हमें आप ऐसी चीज बताएं कि हम सब कुछ सही कर लें और बिजनेस में ग्रोथ आए हमारे। डन। कंपनी अपने सिस्टम को लगाती है, एक महीने अपने लोगों को भेजती है वहां पर, नियर अबाउट 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपए कंपनी खर्च कर चुकी रहती है तब तक। एक महीना जैसे होता है, दूसरी कंपनी जो सामने वाली रहती है वो कहती है कि ये प्रोजेक्ट अब हम आपसे वापस ले रहे हैं एंड वी आर कैंसलिंग, क्योंकि आपने अभी तक हमें कुछ भी बताया नहीं है। डन। अब आप इस चीज पर क्या स्टेप लोगे जिससे ये प्रोजेक्ट का लॉस कंपनी ना खाए और वो कंपनी के साथ आप कंटिन्यू करो, ये भी रहे, दोनों चीजें करो। कैसे करोगे अभी? बोलो। सर जब कंपनी एबीसी हमारे पास आई होगी तो बेसिकली हम लोग ने कोई तो कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन कराया होगा, क्योंकि बिना कॉन्ट्रैक्ट के तो हम कोई एग्रीमेंट कर नहीं सकते एक दूसरे के बीच में। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बट हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज क्लियर रहती है कि जब हमें बेनिफिट मिलने लगता है, मतलब जब हम प्लानिंग फेज में रहते हैं, देखो यहाँ पर दोनों कंपनियों की गलती है। ठीक है, कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, हम हमने अपने तरफ से पेमेंट लगा दी और हमने उनसे कुछ भी नहीं दिया और हमने उनको रिजल्ट भी नहीं दिया, तो दोनों तरफ से गलतियां हैं। ठीक है, बट क्या सोल्यूशन क्या है इस चीज के लिए? सर तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग एक लीगल वे में अप्लाई कर सकते हैं कि अगर कुछ हमको लीगैलिटीज
लीगैलिटीज में अब देखो 1.5 लाख रुपए कंपनी खर्च कर चुकी, ठीक है। यस सर। कंपनी क्यों लीगैलिटीज में जाके पचड़े में पड़े, 1.5 लाख के जगह उसको 10 लाख रुपए और खर्च करने पड़े, हाँ है ना बात ये। तो हमें ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए, बीच का ऐसा सोल्यूशन निकालना, मतलब टिपिकल, इट्स अ टिपिकल प्रॉब्लम विच यू हैव टू डील। और ये रियल एग्जांपल है, मैं मतलब बुक और गूगल का ये प्रॉब्लम मैं नहीं बताया हूँ, मेरा मेरा खुद का दोस्त है, उसकी कंपनी के साथ ये सेम चीज अभी लास्ट में। सर तो हम सामने वाली कंपनी के एचआर टीम से हम उनको ये कन्विंस कर सकते हैं कि हम शॉर्ट टाइम पीरियड में उनको रिजल्ट दे सकते हैं, कुछ दिनों में उनसे टाइम एक्सटेंड करा के कुछ दिनों के लिए। ठीक है, और फिर मतलब जो हम लोग का 1 महीने का एक्सपीरियंस होगा हम उसे समराइज करके जितना कुछ हमने वहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा उन्हें 1 महीने के अंदर वो बताएंगे कि आपके क्या फॉल्ट्स रहे थे, आप किस लिए आगे नहीं जा पाए या अपने अचीवमेंट को अचीव नहीं कर पाए। ठीक ठीक है, सही जा रहे हो ऑलमोस्ट। बाकी लोग क्या, कहाँ गायब कहाँ है यार, बोलो एटलीस्ट आंसर करो। एक आंसर, 2-3 आंसर आ गए, बाकी बच्चा पार्टी आंसर। हम ही आंसर कर दें, चल। कंपनी ने सबसे पहला स्टेप उठाया कि हम हम लोगों ने स्टेप ये लिया, कंपनी ने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप लिया कि जो भी हमारे टिल डेट जो भी हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट की थी, हमने बताया कि भाई साहब आपको प्रोडक्शन में अपने एम्प्लॉयज को चेंज करना पड़ेगा, मशीन्स आपकी पुरानी हो चुकी हैं, इस चीज को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। डन। अब आप इस चीज को करने के लिए 1 महीने तो चाहिए नहीं, इस प्रोसेस को करने के लिए मिनिमम 3 महीने चाहिए, और 1 महीने में कोई भी चीज आप इतने शॉर्ट टर्म में हम आपकी प्रोडक्शन बढ़वा दें, हम आपकी ग्रोथ करवा दें, पॉसिबल। डन। समझ आया। टेक्निकली उन्होंने बात किया, उन्होंने अपने चीजों को रखा पॉइंट को। द ब्रांड ABC देन डिसाइडेड टू कि हाँ हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। कंपनी ने उसके बाद काम तेज किया और अब प्रोडक्शन वाला स्टार्ट हो गया धीरे धीरे, बट अभी चीजें ग्रोथ आना बाकी है, ठीक है। तो आपको दो टीमों के बीच में किस तरीके से इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, कौन सा बंदा इसको डील कर सकता है, वो बंदे को लगाना चाहिए। अब ऐसा नहीं सर फिर को लगा दिए, नहीं दे रहा पैसा, चलो इसको लीगल में डाल देते हैं, ठीक है, वो बंदा नहीं होता है, ठीक है भाई। आप लगाओ ऐसे बंदे को टेक्निकल जो हो, जो इस चीज को समझ सके, इस प्रॉब्लम को निगोशिएट कर सके, वैसे बंदे को लगाना चाहिए। समझ आई हमारी बात सभी को? सर पर तो आज लीगल हाँ बोलो बेटा। लीगल वे भी तो मतलब खराब नहीं है कि ऐसे कंपनी नहीं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। लीगल एस्पेक्ट में मैं बताऊं, टाटा भी गई है, टाटा भी जाती है, बट कंपनियां दूर रहना चाहती हैं कि वो लीगल पार्ट्स में दूर रहती है। कोई भी कंपनी ना वो लीगल जो भी प्रोसेस होता है उससे दूर भागती, नहीं जाना चाहती है, पछड़े में नहीं पड़ती। उनको है कि भाई हम दूर रहेंगे, हम खुश रहेंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक कंपनी का अपना होता है ना कि भाई हमारे हमारे स्पॉट्स पे ब्लैक लग जाएगा, ठीक है, हमें उसमें क्या बोलेंगे क्या करेंगे, एक टीम उसमें फंस जाएगी। उससे अच्छा है भाई रहने दो, काम निकल जाए तो निकल जाए, नहीं निकले तो देखा जाएगा। जब वो लास्ट होता है, वो लास्ट स्टेप होता है, वी शुड नॉट टेक द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, वी शुड नॉट टेक द फर्स्ट स्टेप। ये चीज है हमारे लिए, क्लियर है? यस सर। कोई और किसी को दिक्कत आज की पूरे टॉपिक की? अभिजीत रिकॉर्डिंग वीडियोस जाएंगी, आप वो पूरा देखिए, ठीक है, स्टार्टिंग से जो 6 बजे से स्टार्ट हुआ था उसको देख लेना, तब आपको आज का सेशन पूरा समझ में आ जाएगा।
सर Done? सेकेंडली मैं किसी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। बेटा जैसे ही आप लोगों के आपके फेलोमेट्स कंपनी के नंबर को स्पैम, कंपनी के नंबर को पता नहीं क्या क्या किए हैं, आज तक कंपनी का नंबर कभी इस तरीके से नहीं हुआ, ठीक है। टिल 3 साल में पहली बार ऐसा चांस आया कि कंपनी के नंबर पे इस तरीके की प्रॉब्लम आई कि 24 घंटे के लिए कंपनी का नंबर लॉक कर दिया गया, ठीक है। कंपनी का नंबर जैसे ही लॉक खुलेगा, मैसेज गया था ना आपके पास, एसएमएस गया होगा। सर एसएमएस नहीं आया था, बट मेरी एक फेलोमेट है, उसने लिंक भेजी थी, तो उसके थ्रू मैंने ज्वाइन किया। एसएमएस भी गया होगा, देख लेना, एसएमएस में भी भेजा गया है मैसेज कि ये लिंक है मीटिंग की आज, ठीक है। वो ज्वाइन कर लेना आज का, बट कल आपको शाम को ज्वाइन करवा दिया जाएगा, ठीक है। कल शाम को ग्रुप में ऐड हो जाओगे आप भी ऑफिशियल वाले में, क्लियर है। सो सभी लोग आज का सेशन वाइंड अप कर रहे हैं। आपके जो भी डाउट्स हो आज के, आप लोग सोच लेना। कल हम लोग इस पर डिस्कशन पहले डाउट्स पर ले लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कल फर्दर प्रोसीडिंग्स करेंगे। कल आप लोगों की कंपनी, कौन सी कंपनी पर आप लोग वर्क करोगे, क्या प्रोजेक्ट वगैरह, मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो टास्क वगैरह हैं, उस पर कल आप लोगों को लाइमलाइट मिल जाएगी। कल और परसों के बाद हम लोग सैटरडे को टास्क पर काम करेंगे। और हाँ, एक और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, आप लोग के अगर फेलोमेट्स या बैचमेट्स अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, बैच 2 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कराते हो, पर रेफरल पे कंपनी 100 रुपीज दे रही है, हर रेफरल पे, ठीक है। जो जितना रेफर करेगा अपने बैचमेट्स को समझाएगा कि हाँ भाई इस इंटर्नशिप की क्या इंपॉर्टेंस है, यहीं से क्यों करना चाहिए, कंपनी पर रेफरल पे हर एक कैंडिडेट को 100 रुपीज रिवॉर्ड करेगी। सिर्फ ओल्ड कैंडिडेट जो फर्स्ट बैच में आज रजिस्टर्ड हो चुके, ठीक है। बोले थे ना कि सर हम लोग के लिए कुछ करिए, हमने कहा चलो ये मेरे तरफ से नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से आप लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन पास ऑन की जा रही है, ठीक है। आप लोग रजिस्ट्रेशन की डेट अभी ग्रुप पर आएगा, आप लोग अपने जो भी है उन लोगों को बता सकते हो क्यों यहीं से करना चाहिए, क्या बेनिफिट है। आज का आप पहला सेशन देख चुके हो, बताओ जाके फीडबैक, क्या सच है क्या झूठ है, अब आपके सामने है, ठीक है। हम लोगों को जो करना था हम लोगों ने कर दिया है, अब आपकी बारी है। अब आप लोग अपने दोस्तों को क्या बता रहे हो, क्या इन्फॉर्म कर रहे हो कि क्या हम लोगों ने ऐसी चीज देखी है यहाँ पर जिसकी वजह से हम ज्वाइन किया और क्यों तुम्हें करना चाहिए, अब आप लोगों के ऊपर छोड़ो, ठीक है। डन। उसके लिए बताया जाएगा, कल मैं बता दूंगा, आप लोग अपनी तरफ से बात कर सकते हो, कल ग्रुप्स में इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। आप लोग अगर किसी को रजिस्टर कराते हो तो प्लीज उससे फी रिसिप्ट ले लेना कि हाँ भाई हाँ हमने इनको रजिस्टर कराया, आप कंपनी के नंबर पे भेज देंगे, ठीक है। कंपनी जितना आप रेफर किए रहोगे उस पर कंपनी आपको रेफरल पे कर देगी, ठीक है। डन। चलो, बोलते थे अर्निंग के लिए, हमने एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी निकाल दी आप लोगों को। खुश, खुश ना आप? चलो सब लोग लीव कर सकते हो।